Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back in the course on control systems. तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए भाई. फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए. और हम लोग वापस आ गए बेटा कंट्रोल सिस्टम का कोर्स लेकर के. आज के लेक्चर में हम अपने ट्रांजिएंट एनालिसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं. कल हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट किया था. अगर आपको याद है अच्छे से तो कल हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे चर्चा की थी. बहुत अच्छे से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कवर किया था कल के लेक्चर में. आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो आई होप एवरीबडी इज रेडी. आर यू गाइज रेडी? कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं यार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को. तो यार देखो, कल जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत होती है, वो होता है उसका टाइम कांस्टेंट. आप देखो, जो आपने राइज टाइम निकाला 2.2t, वो भी टाइम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट था. आपने डिले टाइम निकाला 0.693t, वो भी उसके टाइम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट था. आप लोगों ने सेटलिंग टाइम निकाला 4t, 5t, 3t, वो भी किस पे डिपेंडेंट था? टाइम कांस्टेंट पे. और मैंने आपको क्या चीज बताई थी बेटा कि टाइम कांस्टेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की स्पीड. अगर आपका टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, दैट मींस आपका सिस्टम बहुत स्लो है, तो उसे सेटल होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, उसका राइज टाइम भी ज्यादा होगा, उसका डिले टाइम भी ज्यादा आएगा. करेक्ट, यही हम लोगों ने सीखा था. तो वहां पे एक ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, दैट वाज द टाइम कांस्टेंट. करेक्ट. अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं बेटा. तो यहां पे आपके दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज योर डैम्पिंग रेशियो एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज योर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्या क्या? डैम्पिंग रेशियो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये दो पैरामीटर मेरे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट अ सेकेंड ऑर्डर टाइप ऑफ अ सिस्टम. इसका मीनिंग क्या होता है अभी देखेंगे, है ना. इसका मीनिंग अच्छे से समझेंगे. व्हाट डू दीज थिंग्स रिप्रेजेंट. जैसे जैसे इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इसका फील आपको क्लियर होते जाएगा. अब देखो यार, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ओपन लूप सिस्टम हम ऐसे दिखाते हैं. देखिए, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन. ठीक है. अब यानी यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों, तो ओपन लूप पोल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं ओपन लूप पोल्स की, कैसे निकालोगे बेटा? डिनोमिनेटर को आप जीरो करोगे. डिनोमिनेटर को जीरो करने पे आपको दो पोल मिलेंगे, एस इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू -2 जीटा ओमेगा एन. यानी कि एक पोल आपका कहां पे लाई कर रहा है बेटा? ओरिजिन पे लाई कर रहा है. और एक पोल कहां पे लाई कर रहा है? आपका लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है. ये वाला पोल आपका ओरिजिन में आ गया एंड दिस पोल इज एक्चुअली लाइंग इन द लेफ्ट हाफ एस प्लेन. लेफ्ट हाफ एस प्लेन. ठीक है. वैसे अगर आपको लैप्लास याद हो तो ये चीज डिजायरेबल होती है कि पोल लेफ्ट हाफ में चला जाए ताकि सिस्टम मेरा स्टेबल रहे. करेक्ट. याद है मैंने आपको बताया था कि कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी जब कंट्रोल सिस्टम में साथ लेके चलते हैं तो हमेशा कंडीशन ये होती है कि सारे पोल कहां आने चाहिए? लेफ्ट हाफ प्लेन में आने चाहिए. एक भी पोल अगर राइट हाफ प्लेन में आ गया, देन इन दैट केस द सिस्टम वुड बिकम अनस्टेबल. ठीक है. अब आगे आगे ना, जब अगले चैप्टर पे हम लोग पहुंचेंगे तब आप यही देखोगे यार, स्टेबल अनस्टेबल ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा. क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है ना सिस्टम का, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है. देखो आपने क्या बोला, मैं यहां पे पोल जीरो प्लॉट बना रहा हूं. कल सिखाया था ना आप लोगों को पोल जीरो प्लॉट बनाना. अब भाई यहां पे कोई जीरो तो है नहीं, यहां पे तो दोनों के दोनों पोल ही है. न्यूमरेटर में कोई एस का टर्म है ही नहीं, तो देयर इज नो जीरो. तो अगर कोई जीरो नहीं है तो आपको दो पोल दिखाने पड़ेंगे. यहां पे क्या लिखोगे? रियल पार्ट ऑफ एस. आप सिग्मा भी लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस.
तो एक पोल आपका ओरिजिन पे आ रहा है, एक आ रहा है माइनस 2 जीटा ओमेगा एन। और यहां पे आप कंडीशन क्या कह सकते हो, दैट जीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, जीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब सेम वे में बेटा अगर मान लो आपका जीटा नेगेटिव हो जाता, अगर मान लो आपका जीटा नेगेटिव हो जाता, जीटा नेगेटिव हो जाता तो माइनस 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 क्या हो जाता मेरे बच्चों, प्लस हो जाता। प्लस होने का मतलब होता दैट द पोल गोज इनटू द राइट हाफ प्लेन, दैट योर पोल गोज इनटू द राइट हाफ प्लेन, माइनस 2 जीटा ओमेगा एन फॉर जीटा लेस देन 0। इसको कहते हैं नेगेटिव डैम्पिंग। इसके बारे में भी पढ़ेंगे आज इस लेक्चर के अंदर, नेगेटिव डैम्पिंग। समझे कि नहीं समझे? दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, पोल लेफ्ट हाफ में रहेगा अगर जीटा ग्रेटर देन 0 है, और पोल राइट हाफ में हो जाएगा व्हेन जीटा इज लेस देन 0। इस सिस्टम का टाइप बेटा टाइप 1 होगा, लेकिन टाइप 1 की बात भी तब करेंगे जब क्लोज लूप बनाएंगे। जब क्लोज लूप बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि टाइप तो ओपन लूप से देखी जाती है, तो टाइप इसका 1 हो जाएगा बिकॉज देयर इज वन पोल लाइंग एट दी ओरिजिन। ठीक है, मुझे बताओ ये समझ में आया पोल 0? आभाष भाई एंड कंडीशन नहीं होती, आप एंड गलत बोल रहे हो। कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी की कंडीशन ही होती है द पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। और अगर सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करोगे, कॉजालिटी की बात ही नहीं करोगे, तब आप बोलते हो दैट द आरओसी मस्ट कंटेन द जे ओमेगा एक्सिस। तो वहां पे नॉन कॉजल भी हो सकता है सिस्टम, एंटी कॉजल भी हो सकता है, कॉजल भी हो सकता है। अगर सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कंडीशन होती है आरओसी मस्ट कंटेन द जे ओमेगा एक्सिस, बट कॉजल प्लस स्टेबल इसकी कंडीशन होती है ऑल पोल्स मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। और मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि जो भी सिस्टम कॉजल होते हैं वही प्रैक्टिकली रियलाइजेबल होते हैं, वही सिस्टम डिजाइनेबल होते हैं। यानी कि कंट्रोल सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ किन सिस्टम्स पे बात करते हैं बेटा, कॉजल सिस्टम्स पे। किस पे बात करते हैं सिर्फ मेरे बच्चों, कॉजल सिस्टम्स पे हम सिर्फ बात करते हैं। याद रखिएगा, वी नेवर टॉक अबाउट द नॉन कॉजल और द एंटी कॉजल सिस्टम। इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहां जो स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, दैट सेम कंडीशन इज फॉर कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई? एक बार फिर दोहरा देता हूं, सिर्फ स्टेबिलिटी की कंडीशन ये कहती है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लैप्लास का या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ट्रांसफर फंक्शन का, उसमें जे ओमेगा एक्सिस आना चाहिए। रुको भाई, बता रहे विक्रम बेटा, देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। कॉजालिटी का मतलब होता है कि सिस्टम जब कॉजल है, ऐसा हम तब बोलते हैं जब सिस्टम में पहले इनपुट आया और फिर आउटपुट आए। माने इनपुट से आउटपुट जनरेट हो, आउटपुट इनपुट से पहले नहीं आ सकता, ऐसे सिस्टम को कॉजल बोलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, विदाउट इनपुट आउटपुट तो आ नहीं सकता। तो ऐसे सिस्टम्स को हम कॉजल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिकली डिजाइनेबल सिस्टम आर कॉजल। अब कॉजल की लैप्लास डोमेन में यानी ट्रांसफर फंक्शन में कंडीशन ये होती है दैट आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। जैसे यहां पे राइट मोस्ट ये वाला है तो इसके आगे का आरओसी, यहां पे राइट मोस्ट ये वाला है, इसके आगे का आरओसी। तो ये कॉजल की कंडीशन होती है। स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है दैट आरओसी मस्ट कंटेन द जे ओमेगा एक्सिस, आरओसी मस्ट कंटेन द जे ओमेगा एक्सिस। तो यहां पे आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये 0 के आगे जाएगा। यहां पे भी राइट ऑफ राइट मोस्ट चले गए तो आरओसी विल नॉट कंटेन द जे ओमेगा एक्सिस। अब जब दोनों चीजों को जोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी तब कहलाएगी जब आपके दोनों पोल लेफ्ट में हो। क्यों सर? अगर दोनों लेफ्ट में होंगे, मान लो ये 0 पे ना होता, ये यहां होता, तो इसके राइट में अगर आप लेते तो जे ओमेगा एक्सिस आ जाता। समझे? अगर मान लो यहां पे आपका पोल होता तो आप इसके राइट में अगर देखते मेरे बच्चों तो आपका जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो जाता ना, ये 0 पे ना होता अगर। तो इससे क्या समझे कि कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी ये कहती है कि सभी पोल इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट में होने चाहिए, या फिर आप ये कह दो लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। समझ आया विक्रम भाई? ये मैंने लैप्लास वाले लेक्चर में पढ़ाया था। श्रेया आप तो कह रही हैं अच्छा, भूल गए क्या?
लैपलास वाले में बताया था कि कॉजल के लिए आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, स्टेबिलिटी के लिए आरओसी मस्ट कंटेन जे ओमेगा एक्सिस। दोनों कंडीशन को जब कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं पोल्स मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है। और कंट्रोल में बाय डिफॉल्ट हम लोग बात करते हैं कॉजल सिस्टम्स की। वाई? बिकॉज ओनली कॉजल सिस्टम्स कैन बी प्रैक्टिकली डिजाइन। विकास भाई कह रहे हैं जब डिनोमिनेटर को ओपन करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे पोल जीरो पे नहीं आएगा, तो भाई तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम कबाड़ है इस हिसाब से। एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, इसको जीरो करोगे तो एस जीरो पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा। हाँ, ओरिजिन पे पोल है तो ये मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा। दिस इज नॉट स्टेबल, है ना। ओरिजिन पे पोल आ गया यानी कि हमारे बॉर्डर पे पोल आ गया। हमने कहा था इसके पीछे होना चाहिए, बॉर्डर तक चला आया, तो इसको मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। बट ये सारी चीजें यार बाद के लिए बचाते हैं ना, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं क्लोज लूप सिस्टम पे। ठीक है, अब क्लोज लूप सिस्टम में बेटा हमने क्या किया, हमने एक यूनिटी फीडबैक बना दिया। हमने यहां पे एक यूनिटी फीडबैक बना दिया। अब यहां पे क्या होता है, जे ओमेगा एक्सिस पे कॉन्जुगेट पोल्स हो बेटा तो मार्जिनली स्टेबल होता है। इवन ओरिजिन पे पोल आने से भी सिद्धार्थ मार्जिनली स्टेबल ही होगा। आओ अब यहां पे देखिएगा, मैंने यूनिटी फीडबैक की मदद से इसको एक क्लोज लूप सिस्टम बना दिया। करेक्ट? आपको याद है यूनिटी फीडबैक के लिए मैंने बताया था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, बताइए। देखो यहां पे यहां पे जीएस क्या है, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, ये तो याद रहता है कि आपका क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, बट बच्चे ना ओपन लूप वाला भूल जाते हैं। तो आप ये वाला भी अपने शॉर्ट नोट्स में डाल के रखना, ओपन लूप वाला भी पता रहना चाहिए, सिर्फ क्लोज लूप से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, जब टीएस निकाला जाता है तो यूनिटी फीडबैक में फंडा होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, समझे? मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, ओमेगा एन स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो ये जो आपका फंक्शन आता है बेटा, दैट इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। यानी अगर कहीं बेटे बच्चों सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात होगी ना और आपको वहां पे ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम करना पड़े, तो आप यही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम करते हो। ठीक है, अगर कहीं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात होगी तो आप यही एज्यूम करोगे। सिद्धार्थ भाई जो आप बता रहे हो ना आंसर, वो तब होता है जब क्लोज लूप से वापस ओपन लूप में जाते हैं और यूनिटी फीडबैक मानते हुए जाते हैं, तब होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, जब आपको एक क्लोज लूप सिस्टम दिया हो, आपको ओपन लूप बनाना है एज्यूमिंग यूनिटी फीडबैक, तब आपके वाला मेथड में लगाता हूं। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं यहां पे डीसी गेन निकालने जाऊं भाई, डीसी गेन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टीएस एट एस इक्वल टू 0, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर, दैट इज 1। तो इस सिस्टम का डीसी गेन क्या आ गया भाई, डीसी गेन आ गया 1। ठीक है, डीसी गेन क्या आ गया आपके पास 1। तो ये आपका सबसे स्टैंडर्ड केस होता है व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। लेकिन देखो इसके कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड तो यही होता है बट इसके कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए हमने के लगा दिया, क्या कर दिया बेटा, हमने एक के का गेन लगा दिया। अब के का गेन लगा देने से क्या होगा, by using this block of gain k we can change the dc gain of the system। क्या बदल सकते हैं बेटा हम लोग, यहां पे डीसी गेन बदल सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पे जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा दैट विल बिकम के, कास्केड में है ना, उस ब्लॉक का तो अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था भाई,
ये जो फीडबैक लूप वाला है इसका तो सेम आएगा ट्रांसफर फंक्शन पहले जैसा, बट ये जो साथ में k लगा है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड ड्यू टू कास्केड ऑपरेशन। तो k ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे अगर आप डीसी गेन निकालने जाएंगे तो डीसी गेन क्या होगा, ts एट s इक्वल टू 0 दैट इज k, दैट इज k। अब यहां पे बेसिकली हमने क्या किया, बाय यूज ऑफ एन एडिशनल ब्लॉक, बाय यूज ऑफ एन एडिशनल ब्लॉक of gain k, we have modified DC gain। हमने क्या मॉडिफाई कर दिया है बच्चों, DC gain। ठीक है, एक एडिशनल ब्लॉक लगा के DC गेन बदल के 1 से k कर दिया है। तो आपकी इच्छा है आपको कितना DC गेन चाहिए। और डीसी गेन का पता है सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं आपको यह भी बताता हूं डीसी गेन का फायदा क्या होता है, डीसी गेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने इनपुट लगाया AUT, क्या लगाया AUT, मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो आपने इनपुट लगाया RT, तो जो आपका स्टेडी स्टेट इनपुट का वैल्यू है, समझ रहे हो, स्टेडी स्टेट माने फाइनल, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट। अब डीसी गेन की बात हो रही है, थोड़ा सिग्निफिकेंस भी समझ में आना चाहिए ना बच्चों। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट इज A। तो जो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है ना, माने जब आपने AUT को लंबे समय तक लगा के रखा, ठीक है, जब आपने यूनिट स्टेप वाला इनपुट लंबे समय तक लगा के रखा, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आता है, दैट इज डीसी गेन इनटू A, डीसी गेन इनटू A, इस टाइप से। ठीक है, यानी ये किस काम में आता है बेटा आपके, ये आता है आपके स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के। तो बेसिकली जब इनपुट का फाइनल लेवल फ्लैट है, इनपुट जब आपका फ्लैट है, फाइनली आपके इनपुट का वैल्यू A है, तो आपके आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, A इंटू द डीसी गेन। डीसी गेन का मतलब होता है कि गेन ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज कांस्टेंट और द इनपुट इज डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, फ्लैट वेवफॉर्म होती है ना। तो जब इनपुट की वेवफॉर्म फ्लैट है, तब ये कंट्रोल सिस्टम कितना गेन दे रहा है। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज सेड टू बी द डीसी गेन। तो डीसी गेन का रेलेवेंस कहां पे आएगा, जब आपका इनपुट एक डीसी होगा, जब आपका इनपुट एक फ्लैट होगा, फ्लैट वेवफॉर्म होगी, तो हम ये कह सकते हैं वो फ्लैट वेवफॉर्म आउटपुट पे कितने से मल्टीप्लाई होके मिलेगी, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद द डीसी गेन, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद द डीसी गेन। ठीक है, चमका के नहीं चमका, जल्दी बताओ सभी लोग। डीसी गेन का सिग्निफिकेंस समझ में आया। जब डीसी इनपुट या कांस्टेंट इनपुट लगाते हैं तो आउटपुट बाय इनपुट जो होता है दैट इज सेड टू बी द डीसी गेन। अब अगर देखो हमने के वाला ब्लॉक अंदर ढकेल दिया, अगर हमने बेटा के वाला ब्लॉक अंदर ढकेल दिया, तब क्या होगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे अब आपका ओपन लूप सिस्टम जो बनेगा जी ऑफ एस, ये दोनों के कास्केडिंग से बनेगा। ठीक है, सही है भाई। अब इससे अगर आप क्लोज लूप सिस्टम बनाना चाहेंगे भाई, तो क्या करेंगे सर, हम ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करेंगे। ठीक, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं किसी को। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर हमने कर दिया। अब अगर ऐसा हमने कर दिया मेरे बच्चों, तो यहां पे ना ये टर्म बेसिकली आपकी मॉडिफाई हो गई, ये टर्म आपकी बेसिकली मॉडिफाई हो गई।
हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना नई, दैट इज बेसिकली के ओमेगा एन का स्क्वायर, जिसका मतलब ओमेगा एन डैश इज ओमेगा एन अंडर रूट में के। ओमेगा एन डैश इज बेसिकली अंडर रूट के। डीसी गेन ऐड ही क्यों करते हैं, मतलब ऐसा सोचो भाई विक्रम भाई, आपने ये हिसाब लगाया एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं एक मोटर के अंदर 5 वोल्ट का कांस्टेंट इनपुट दूंगा तो उसकी स्पीड 1500 आरपीएम आनी चाहिए। कांस्टेंट 5 वोल्ट देने पे 1500 आरपीएम आनी चाहिए। तो वहां पे डीसी गेन नहीं आ गया आउटपुट इनपुट के बीच में। डीसी गेन बेसिकली है क्या, अगर फ्लैट इनपुट लगाओगे तो जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो बनता है वो डीसी गेन है। अब आप ये थोड़ी कहोगे जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट चाहिए मुझे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हो सकता है आपकी जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो, तो बीच में जो फैक्टर बनेगा वही तो डीसी गेन है। फर्स्ट ऑर्डर में डीसी गेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लगा सकते हो के बाय 1 प्लस एस टी कर सकते हो राजू भाई। कल जैसे हम 1 बाय 1 प्लस एस टी ले रहे थे ना, वहां आप के बाय 1 प्लस एस टी ले सकते हो। तो यहां पे देखो क्या हुआ बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी मॉडिफाई हो गई, ठीक है। आप ये कह सकते हो ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर डीसी गेन निकालोगे, यहां पे अगर डीसी गेन निकालोगे, डीसी गेन अभी भी इसका 1 ही आएगा, करेक्ट। डीसी गेन अभी भी इसका कितना आएगा मेरे बच्चों, डीसी गेन इसका 1 ही आएगा। अच्छा यहां पे एक चीज और है, अगर आप लोग नोटिस करोगे ना कि इसका डैम्पिंग रेशियो भी बदलेगा, जीटा भी बदलेगा। कैसे सर, ये जो सेकंड टर्म होती है बेटा एट अ स्टैंडर्ड, ये जो एस का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एस जो होता है ना प्रैक्टिकली ये होता है, लेकिन अभी आपको कितना दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जीटा डैश इज, अब ओमेगा एन का डैश कितना है, ओमेगा एन रूट के, तो जीटा भी तो मॉडिफाई हो गया, देयरफॉर डैम्पिंग रेशियो इज ऑल्सो मॉडिफाइड। मैं आपको समझाता हूं बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है ना, ये जो ओमेगा एन डैश और जीटा डैश है इसका फील आएगा। देखो हमें क्या पता था कि सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, मैंने बोल दिया ओमेगा एन की जगह ओमेगा एन डैश का स्क्वायर, यही तो होता है स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या बोलते हो, यही तो होता है स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको इससे कंपेयर किया है, इससे ओमेगा एन डैश निकाला और इसी से जीटा निकाला है, यही था ना। देखो यहां पे ये जो फंक्शन था, मैंने बोला के आने से क्या होगा, मेरा जीटा और ओमेगा एन दोनों मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहां पे देखो के आने से जीटा हो गया जीटा बाय रूट के, डैम्पिंग रेशियो बदल गया और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल गई। आया समझ, बताओ भाई ये वाला फैक्टर समझ में आया। के अंदर डालने से क्या हुआ, डीसी गेन पे असर नहीं आया, इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग रेशियो। के बाहर लगाने से क्या हुआ था, सिर्फ डीसी गेन बदला था, ना तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना तो डैम्पिंग रेशियो। तो के को अगर आप लूप के बाहर रखोगे तो इट चेंजेस द डीसी गेन ओनली, के को अगर आप लूप के अंदर ले आओगे इट विल मॉडिफाई द डैम्पिंग रेशियो एज वेल एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना, समराइज कर लेते हैं। एक बारी ना एक फीचर इसका टेस्ट करता हूं यार मैं सॉफ्टवेयर का ना, जस्ट अ मिनट, एक फीचर इसका टेस्ट आउट करते हैं। कहाँ गया, ये रहा स्क्रीनशॉट।
क्या बात है, चलता है भाई ये फीचर तो, है ना, मस्त चीज। सही है ना भाई। देखो ये दोनों फिगर आ गई। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स द सेम एज ओमेगा एन, यहां पे जो जीटा है दैट रिमेन्स द सेम एज जीटा, और यहां पे डीसी गेन हो जाता है के, डीसी गेन हो जाता है के। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है ओमेगा एन रूट में के, जीटा हो जाता है जीटा बाय रूट के, और साथ साथ डीसी गेन यहां पे 1 ही रहता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, के को बाहर डालने से और अंदर लगाने में क्या डिफरेंस है, दोनों पॉइंट्स के अंदर हमारा क्या डिफरेंस आता है, एक में जीटा और ओमेगा एन मॉडिफाई होता है और एक के अंदर आपका जो है ना डीसी गेन मॉडिफाई होता है। अभी मैं नहीं बात कर रहा जीटा की, जीटा का डेफिनेशन आगे आएगा विक्रम भाई, अभी आगे आगे ना भागो। अब यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे मैंने s+2 लगा दिया, मैंने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसमें दो ब्लॉक कास्केड में आएंगे, एक तो s+2 वाला और एक ये फीडबैक वाला। फीडबैक वाला कितना बनेगा, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, ये बनेगा, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब यहां पे अगर आप डीसी गेन निकालेंगे बेटा, डीसी गेन आपका 2 कैसे आएगा, डीसी गेन के लिए आप कहोगे टीएस एट एस इक्वल टू 0, एस 0 डालोगे ना न्यूमरेटर में, ये एस गायब हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 ओमेगा एन का स्क्वायर, नीचे बचेगा ओमेगा एन का स्क्वायर, दैट विल बी 2। अब ये नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, वाई, बिकॉज a zero has been introduced, a zero has been introduced। सर डीसी गेन सिर्फ s इक्वल टू 0 लेने से होगा या फाइनल वैल्यू थ्योरम से आएगा? सोनू बेटा ये आपको अगर याद हो, मैंने ट्रांसफर फंक्शन में ये चीज बताई थी कि अगर ओरिजिन पे पोल होता है तब तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से निकालते हैं, अगर ओरिजिन पे पोल नहीं होता तो सीधे सीधे 0 डाल देते हैं। डीसी गेन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात अगर करें, डीसी गेन का मतलब ये होता है भाई कि अगर आप डीसी इनपुट लगाते हो, कांस्टेंट इनपुट लगाते हो, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। अब डीसी का मतलब माने जीरो फ्रीक्वेंसी, अगर जीरो फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो तो आप एस को क्या डाल रहे हो, 0 डाल रहे हो। जीरो फ्रीक्वेंसी लेने का मतलब यू आर पुटिंग एस इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम अरेंजमेंट इज नॉट यूनिक। क्यों सर? क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ब्लॉक डायग्राम, ऐसा भी हो सकता है। हाउ जीरो इज इंट्रोड्यूस्ड, अरे s+2 का एक जीरो आ रहा है ना -2 पे, भाई जीरो माने जीरो नंबर नहीं, जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। रौनक भाई क्या करूं मैं तुम्हारा, जीरो हैज बीन एडेड एट s इक्वल टू -2, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया ना। स्टैंडर्ड वाले में सिर्फ पोल होते हैं, जीरोस होते ही नहीं है। स्टैंडर्ड वाले में सिर्फ क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, जीरोस थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम अरेंजमेंट यूनिक नहीं होता, जैसा आपने देखा मल्टीपल हो सकते हैं, बट एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के लिए आपको अगर क्लोज लूप बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, और क्लोज लूप से वापस ओपन लूप आना है तो आप ऐसे आओगे। ठीक है, क्लोज लूप में जाना है तो ऐसे जाओगे, या फिर इसका तरीका क्या था, डायरेक्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाय
डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और ये कैसे बनता है भाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, ये ऐसे बनता है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आ जाओ डैम्पिंग रेशो पे। डैम्पिंग रेशो बेसिकली क्या है? डैम्पिंग रेशो है बेटा सिस्टम का फ्रिक्शन या सिस्टम का लॉसेस जो सिस्टम की ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करता है। देखो जब सिस्टम का आउटपुट ऐसे फ्लक्चुएट करता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। तो क्या होता है बेटा, जो आपका सिस्टम में फ्रिक्शन है या जो आपकी डैम्पिंग है, वो क्या करेगी, इन ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को घटाती चली जाएगी। तो देखो पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड था, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से एम्पलीट्यूड घटता जाता है। दैट इज सेड टू बी द डैम्पिंग रेशो और द डैम्पिंग कोएफिशिएंट। अब मेरी बात को सुनिएगा, आप ऐसे समझिए, मान लो आप एक पेंडुलम मान लो बेटा आप ना एक पेंडुलम लेते हो, ठीक है। अब आपने पेंडुलम को आपने फ्लक्चुएट कराया, ठीक है। रौनक भाई ने सोचा चलो आज किसी को हिप्नोटाइज करते हैं। रौनक भाई ने पेंडुलम फ्लक्चुएट कराना शुरू किया और बोल रहा है कि तुमको नींद आ रही है, तुम धीरे धीरे सो रहे हो, ये सारी चीजें चल रही हैं। बट आप देखो अगर पेंडुलम को आपने एक बार फ्लक्चुएट कराया तो क्या पेंडुलम धीरे धीरे वापस आकर के रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, जब पेंडुलम आपका इस तरीके से ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा था, तब उसके इर्द गिर्द की जो एयर थी, वो एयर उस पर फ्रिक्शन लगा रही थी, उसकी ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को कम करती जा रही थी। तो पहले हो सकता है जैसे पेंडुलम है, मान लो पेंडुलम के लिए हम लोग क्या लें, कुछ आपको मैं दिखाता हूं सेटअप मेरे पास, अगर कुछ होता है कोई इस चीज में काम आ सकता है। जस्ट अ मिनट बच्चों। जैसे ये ले लो, मेरी घड़ी का जो चार्जर है, ठीक है, इसको एक पेंडुलम की तरह ले लो। अब मैंने इसको ऑसिलेट कराया, देखो ये धीरे 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 रुक जाएगा। देख रहे हो इसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है ना, और बहुत टाइम लग रहा है रुकने में, ऐसा नहीं है एकदम से रुक गया। देखो पहले लंबा जा रहा था, फिर थोड़ा 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 कम होता गया, इसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड गिरता गया। दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। समझ रहे हो डैम्पिंग किससे होती है? डैम्पिंग क्या करती है, जब मैंने इसको एक बार फ्लक्चुएट कराया तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होती गई ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर अराउंड द पेंडुलम। सेम वे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जब आपकी ऑसिलेशन बनती है, जैसे मान लो आपने एक एलसी ऑसिलेटर बनाया, वहां पे ऑसिलेशंस बनेंगी। अब ये जो ऑसिलेशन बनती है बेटा, इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, रेजिस्टेंस इसको धीरे धीरे डैम्प आउट करता जाएगा ऑसिलेशन को, और ऑसिलेशन खत्म कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां पे जीटा इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा डैम्पिंग या सिस्टम के अंदर जितने अधिक लॉसेस, उतना ज्यादा आपका जीटा। ज्यादा लॉस माने ज्यादा जीटा। तो अगर जीटा की वैल्यू देखो 0 से 1 रहती है तो कहते हैं अंडर डैम्प्ड, अगर 1 रहती है क्रिटिकली डैम्प्ड, ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प्ड, और 0 माने अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब है बेटा कि डैम्पिंग आ ही नहीं रही है, डैम्पिंग आ ही नहीं रही है, यानी मेरा पेंडुलम अगर मैंने एक बार फ्लक्चुएट कराया, वो निरंतर काल तक ऑसिलेट ही करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। सोच सकते हो, एक पेंडुलम को एक बार मूव करा दिया, वो करता ही रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज योर अनडैम्प्ड टाइप ऑफ अ सिस्टम। बट प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, प्रैक्टिकली आप लॉसलेस सिस्टम बना थोड़ी सकते हो। आप बस थ्योरेटिकली एज्यूम कर सकते हो कभी कभार कि यार ठीक है मेरा सिस्टम लॉसलेस है, मैंने लॉसेस को इग्नोर कर दिया, सिस्टम को लॉसलेस मान लिया, लेकिन हो नहीं सकता। मान सकते हो, एजम्पशन ले सकते हो, अपने कॉपी पेन पे आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली द सिस्टम कैन नेवर बी अनडैम्प्ड। अभिषेक भाई, पेंडुलम ओवर डैम्प्ड है या अंडर डैम्प्ड, ये तो अभी तुम्हें वक्त ही बताएगा। ठीक है, ये तो तुम्हें अभी वक्त ही बताएगा। समझ में आया?
तो if zeta increases, oscillations die out faster. ठीक है, अगर जीटा बढ़ता है ना तो आपकी ऑसिलेशन बहुत तेजी से घटने लगती हैं, बहुत तेजी से डाई आउट हो जाती हैं. हाँ डैम्प, यही तो मैंने बोला, डैम्पिंग नहीं आने का मतलब लॉसलेस. राहुल भाई अभी क्या बोल रहा था मैं गला फाड़ फाड़ के, कि आप मान सकते हो सिस्टम को लॉसलेस, आप मान सकते हो सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है. मुनेंद्र भाई देखो, विदाउट एयर आप कह सकते हो आपने एक वैक्यूम बॉक्स बना लिया, आप उसके अंदर सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन वैक्यूम भी पता है कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी छोटा आप प्रेशर के लेवल को ले जाओ, बट आप जीरो तो नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आया ये डैम्पिंग रेशो क्या होता है? तो दीवार घड़ी में ऑसिलेट करते रहता है, दीवार घड़ी में है, दीवार वाली घड़ी में पेंडुलम ऑसिलेट करते रहता है, तो उसमें बैटरी नहीं लगाते, वो अपने आप ऑसिलेट करता रहता है. घोंचुराम बताओ, उसमें बैटरी नहीं लगती है क्या? तुम्हारी घड़ी अपने आप चल रही है ऑटोमेटिक, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है उसके पास. तो घड़ी में जब तुमने बैटरी लगाई है तो जो डैम्पिंग आएगी ऑसिलेशन की, उसको ओवरकम बैटरी कर रही है ना. जितना पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, उतनी ही एनर्जी उसको सेल उसको बैटरी देगा, तो उससे उसको एनर्जी वापस मिलेगी, वो वापस अपनी ऑसिलेशन मेंटेन करेगा. सीधी सी बात है ना, जितने सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं उतनी एनर्जी आप बाहर से दे दो, तो आपके सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो फिक्स रहेगी. आप देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ undamped oscillation, the frequency of undamped oscillations or self-sustained oscillations or self-sustained oscillations. ठीक है, यहां पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इफ डैम्पिंग इज जीरो, तो ऑसिलेशंस कंटिन्यू फॉर एवर. समझ रहे हो? तब ऑसिलेशन कभी खत्म ही नहीं होंगे बेटा, जीवन भर चलते रहेंगे. अगर आपने डैम्पिंग को जीरो कर दिया, ऑसिलेशंस कंटिन्यू फॉर एवर, ऑसिलेशंस नेवर डाई आउट. ऑसिलेशन कभी खत्म नहीं होते हैं, ऑसिलेशंस नेवर डाई आउट. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो ओमेगा एन होती है. यहां पे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो, जैसे आपको टाइम पीरियड टी दिख रहा है, इट विल बी 2π/t. कितना लिख सकते हो बेटा? 2π/t. ठीक है. अरे भाई रौनक भाई, अभी लेक्चर बाकी है, समझ जाओगे. क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड. अभी मैं जीटा और ओमेगा एन समझा रहा हूं. बताओ चाह क्या रहे हो? बताओ भाई क्या चाह रहे हो? ये समझ में आया कि जब आपकी ऑसिलेशन परफॉर्म होती है अनडैम्प्ड यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की, तब जो उनकी फ्रीक्वेंसी बनती है उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. और ये वैल्यू ना हमेशा पॉजिटिव होती है. जीटा की वैल्यू भले ही जो है ना आपकी, जीटा की वैल्यू भले ही माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो सकती है, बट ओमेगा एन की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. मुझे बताओ ये दोनों टर्म क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुई? जीटा और ओमेगा एन क्या होता है? अभी कोई पूछ भी रहा था. आ जाओ, अब आते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विद द यूनिटी फीडबैक. ठीक है, तो एच एस यहां पे 1 दे रखा है. अब यहां पे आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? अभी आपने निकाला था ना स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटा? मैं अलग अलग इनपुट अप्लाई करके
इसका रिस्पॉन्स चेक करूंगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा। ठीक है, यहां पे आरटी जो मेरा इनपुट है इसको मैं अलग अलग टाइप से दूंगा। कौन कौन सा? इम्पल्स, मैंने आपको बताया था ना आपके स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, पैराबोलिक तो नहीं लगा रहा बट इम्पल्स, स्टेप और रैंप, ये तीन तरह के इनपुट लगा के देखेंगे हम लोग कि आउटपुट किस टाइप से बनेगा या आउटपुट का शेप कैसा होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा। जैसे देखो ये मोर स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैं आपको करा चुका हूं तो इसको स्किप कर रहा हूं कि के का गेन लगा करके यू कैन एक्चुअली वेरी द डीसी गेन। ठीक है, यू कैन एक्चुअली वेरी द डीसी गेन। आ जाओ, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने जीटा को 0 ले लिया बेटा। जीटा को 0 लेने से क्या होता है, ये आता है आपका स्टेप रिस्पॉन्स। क्या आता है? स्टेप रिस्पॉन्स। सर इसका क्या मतलब है? देखो मैं आपको बताता हूं। आप अगर यहां पे ऐसा मान के चल रहे हो कि डीसी गेन इज 1, सुनिएगा, डीसी गेन इज 1, आपने आरटी को लिया यूटी, यानी इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी बेटा? बताओ जरा, इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी यूटी की? इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी 1। तो आप क्या कह सकते हो, आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो, आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी? दैट इज इनपुट का स्टेडी स्टेट मल्टीप्लाइड बाय डीसी गेन, दैट इज 1। तो ये जो आउटपुट है ना बेटा, ये 1 वाली वैल्यू के अबाउट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये परफॉर्म कर रहा है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अराउंड स्टेडी स्टेट वैल्यू, अराउंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, 1 की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसके अबाउट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है, माने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा है। ये ऑसिलेशन कभी भी डाई आउट नहीं हो रहे। अब समझ में आ रहा है डीसी गेन का सिग्निफिकेंस, कि जब भी आप स्टेप इनपुट लगाओगे तो जो आउटपुट का वैल्यू है या आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द डीसी गेन। अब ये हो गया भाई। दूसरे केस में आपने क्या किया बेटा कि आपने ना इनपुट लगा दिया डेल्टा टी। कितना लगा दिया? डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है? 0। क्यों सर? डेल्टा टी मेरे बच्चों 0 पे आता है, उसके इर्द गिर्द तो 0 ही रहता है ना। तो अगर आप इंफिनिटी पे चेक करोगे डेल्टा की वैल्यू, वो तो 0 ही आनी है। आप ये सोचो इंपल्स क्या होता है, अचानक से t इक्वल टू 0 पे आती है, उसके इर्द गिर्द हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। तो डेल्टा t का स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना बनता है? 0 बनता है। अब इस लॉजिक से आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा? बताइए, आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी डीसी गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट 0। तो आउटपुट का यहां पे देखिए बेटा स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 है, तो यहां पे भी आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिल रहे हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिल रहे हैं अराउंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। किसके अबाउट मिल रहे हैं? अराउंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है। और याद है कल मैंने क्या बताया था, दोनों में रिलेशन क्या होता है बच्चों? बताओ, दोनों में रिलेशन क्या होता है? एक दूसरे के इंटीग्रेशन होते हैं, है ना। इंपल्स रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन होता है स्टेप रिस्पॉन्स। जैसे यूनिट स्टेप होता है इंपल्स का इंटीग्रेशन, तो यूनिट स्टेप का जो आउटपुट होता है ना वो भी इंपल्स के आउटपुट का इंटीग्रेशन ही आता है। चमका ये सभी को बताओ, ये चमका डी गेन का मैंने कैसे यूज किया है?
और अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब समझ में आया, जो भी आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है आप उसके अबाउट ऑसिलेट करोगे। अब अगर मान लो बेटा कि आप ना स्टेडी स्टेट वैल्यू सॉरी इनपुट का जो हाइट है आप यूटी ना लेके ए यूटी लेते, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप इनपुट को यूटी ना लेके आप ए यूटी लेते, तब क्या होता भाई? इनपुट को अगर आप ए यूटी लेते तो इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू होता ए और आउटपुट का भी स्टेडी स्टेट वैल्यू होता ए। इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू होता ए और आउटपुट का भी स्टेडी स्टेट वैल्यू होता ए। क्यों सर? क्योंकि मैंने डीसी गेन 1 मान रखा है, तो अगर इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू ए है तो मेरे बच्चों आउटपुट का भी स्टेडी स्टेट वैल्यू ए ही बनेगा। दैट इज इनपुट स्टेडी स्टेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द डीसी गेन। समझे? इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू ए है, इंफिनिटी पे जाके ये ए हो जाएगा, डीसी गेन है 1 इंटू ए विल कम आउट टू बी ए। समझे भाई? जल्दी मुझे बताओ ये बात समझ में आई? अगर आपने इनपुट की हाइट 1 की जगह ए कर दी तो आपके आउटपुट की भी स्टेडी स्टेट वैल्यू ए ही बनेगी। अब ये ए के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अब अगर इंपल्स रिस्पॉन्स की बात कर दो बेटा, इंपल्स रिस्पॉन्स में भले ही आप डेल्टा टी की जगह ए डेल्टा टी कर दो, उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू तो बेटा जीरो ही रहेगा ना, उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू तो आपका जीरो ही रहेगा। बस फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्या फर्क है? ऑसिलेशंस का ना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बट ऑसिलेट ये अभी भी इस जीरो के अबाउट ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका एच ऑफ टी। इंपल्स रिस्पॉन्स को एच टी कहते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स को एस टी कहते हैं। तो आप यहां पे क्या कहोगे भाई? ऑसिलेट्स अबाउट स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ जीरो, ऑसिलेट्स अबाउट स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ जीरो। बात समझ में आ रही है? जीरो के अबाउट ऑसिलेशन चलता है, बट क्योंकि आपने यहां पे इनपुट लगाया है ए डेल्टा टी, तो क्या होता है ना, यहां पे इसकी एम्पलीट्यूड ए बन जाती है। तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। पहले जब आपने डेल्टा टी लगाया था ना तब बेटा ये हाइट 1 थी, तब ये हाइट कितनी थी? 1 थी। लेकिन अगर ए डेल्टा टी लगाओगे तो ये हाइट ए हो जाएगी, ठीक है, 1 की जगह। अगर आपने रैंप लगाया, अगर आपने रैंप लगाया तो आउटपुट कोशिश पता है क्या करता है कि इनपुट को फॉलो करे। आउटपुट चाहता यही है कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उस पर आकर के रुक जाए। अगर आपने रैंप लगाया तो आपको जो ऑसिलेशन मिलेंगे ना मेरे बच्चों, ऑसिलेशन इसी के अबाउट मिलेंगे, ऐसे। रुको बराबर एम्पलीट्यूड के बनाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से आपके ऑसिलेशन चलेंगे अबाउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या है मेरे बच्चों आपका? दिस इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू। आपका सिस्टम इसी के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर हो गई ना बात? तो जो भी आपका अनडैम्प्ड सिस्टम होता है उस केस में आपको ऑसिलेशन मिलते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अबाउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू के इर्द गिर्द। अब अगला केस ले लो भाई, जीटा अगर 0 से 1 लेते हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हो? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अब ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सिस्टम में डैम्पिंग तो है, बट डैम्पिंग इतनी नहीं है कि ऑसिलेशंस को किल कर दे। डैम्पिंग है बट नॉट इनफ टू किल द ऑसिलेशंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यानी डैम्पिंग है बट कम है, जरूरत से कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो यहां पे क्या होता है बेटा? ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाई आउट होती हैं और सिस्टम का जो आउटपुट होता है that settles to the steady state value। यहां पे क्या होता है? oscillations
gradually oscillations gradually die out, oscillations gradually die out, and system response eventually settles at steady state value. इसका पता है बेस्ट एग्जांपल होता है कि जो हमारे मीटर्स होते हैं ना, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, ये जब हम लोग बनाते हैं, ये आपके सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनका रिस्पांस भी अंडर डैम्प्ड होता है। यानी जैसे मान लो आपने एक एमीटर में 5 एम्पियर का करंट दिया मेजर करने के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 5 एम्पियर रीडिंग आनी चाहिए, करेक्ट। अगर आप एक मीटर में 5 एम्पियर करंट लगा रहे हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बेटा? यू एक्सपेक्ट दैट द आउटपुट विल सेटल एट 5। तो आउटपुट का कैसे देखते हो आप? वहां पे पॉइंटर होता है, निडल होती है, तो निडल 5 के अबाउट पहले ऑसिलेट करेगी और धीरे 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 5 पे आकर के सेटल हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द रीडिंग। समझे? एक बार मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई, यहां पे समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? कि भाई अगर आपने एक अंडर डैम्ड सिस्टम में इनपुट लगाया तो स्टेडी स्टेट के अबाउट ऑसिलेट करता है और फाइनली आपका सेटल हो जाता है बेटा, आपका सेटल हो जाता है किस पे? स्टेडी स्टेट वैल्यू पे। क्लियर हुआ? तो यहां ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाई आउट होती है। अगर अनडैम्ड सिस्टम होता ना, तो निडल जो है ऑसिलेट ही करती रहती, वो निडल कभी रुकती ही नहीं। अभिषेक देखो यहां पे क्या हुआ है ना, ये आपकी ए जो है, ये ए है आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू। वैसे तो देखो हम इनके मैथमेटिकल फंक्शन डिराइव करेंगे ग्राफ्स के, ठीक है, ये जितने भी ग्राफ हैं इनके मैथमेटिकल फंक्शन डिराइव करेंगे। यहां पे हो क्या रहा होता है कि ये जो आपकी ऑसिलेशंस होती हैं, ये जो आपकी ऑसिलेशंस होती हैं, ये एक्सपोनेंशियली बेटा डीके करती चली जाती हैं, ठीक है, इस टाइप से ये ऑसिलेशंस आपकी ना एक्सपोनेंशियली डीके करती चली जाती हैं अबाउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू। जेटा जितना होगा उतना अच्छा होगा या नहीं होगा बेटा, ये आगे एनालिसिस कर पाएंगे जब अलग अलग पैरामीटर हम निकालेंगे ना, जैसे सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम, जब ये सब निकालेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बेटा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सिस्टम या नेचर ऑफ डैम्पिंग and is independent of the input applied। यानी आउटपुट या सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, ये सिस्टम की डैम्पिंग पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता आपने इनपुट स्टेप लगाया, इंपल्स लगाया, रैंप लगाया, कैसा इनपुट लगाया इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो इस पे डिपेंडेंट होता है कि सिस्टम में जीटा कितना है, सिस्टम का जीटा कितना है। अब देखो अगर इंपल्स रिस्पॉन्स देखोगे, इंपल्स रिस्पॉन्स के केस में मेरे बच्चों आप बताओ खुद ही स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, खुद ही बोल दो। इंपल्स रिस्पॉन्स के केस में आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है बता दो, चलो फटाफट बोलो, क्या लगता है क्या होती है स्टेडी स्टेट वैल्यू? स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है जीरो। सर जीरो क्यों होती है? जीरो इसलिए होती है मेरे बच्चों बिकॉज कि इनपुट का स्टेडी स्टेट जीरो है, तो जीरो इंटू डीसी गेन इज ऑल्सो जीरो। कह सकते हो भाई पिछले वाले केस से यहां पे लॉसेस आ गए, बढ़ क्या रहे हैं, पहले लॉसेस थे ही नहीं, अब लॉसेस आ गए। ठीक है, जो ऑटोमेटिक डोर क्लोज होता है वो आपका अंडर डैम्ड होता है क्या? मुझे नहीं लगता अंडर डैम्ड होता है, वो ऑसिलेट थोड़ी करता है, वो ग्रेजुअली आके फाइनल वैल्यू पे सेटल हो जाता है। अंडर डैम्ड का तो मतलब है ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ऑसिलेशन कम एम्पलीट्यूड की होंगी बट ऑसिलेट करेगा। ठीक है, बट वहां पे क्या होता है, दरवाजा एकदम तेजी से चलता है, जैसे जैसे फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है और फिर ग्रेजुअली बंद हो जाता है, बट वो ऑसिलेट थोड़ी करता है। ये आ गया।
ये इंपल्स रिस्पॉन्स आ गया, ये क्या था आपका स्टेप रिस्पॉन्स था, ये क्या था मेरे बच्चों आपका स्टेप रिस्पॉन्स था, है ना। तो यहां पे आपने जो डीसी गेन मान के रखा है, डीसी गेन क्या मान के रखा है बेटा 1, डीसी गेन आपने मान रखा है 1। तो इनपुट का जो हाइट है या इनपुट का जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो है ए, तो ए इंटू 1, इसीलिए आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू भी ए आ रहा था, ठीक है। अब रैंप रिस्पॉन्स पे कैसा दिखेगा देखें जरा, समझ में आ रहा है ना बेटा। ये सारे फंक्शन हम डिराइव करेंगे, डोंट वरी। स्पेशली जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और रैंप रिस्पॉन्स, ये दोनों ही मैं आपको मैथमेटिकली डिराइव कराऊंगा। अभी मैं बस आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम की फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ दिस सिस्टम बिहेव्स। देखो पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा उससे भी कम, फिर थोड़ा उससे भी कम, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चलेगा आपका, ठीक है। यहां पे रिस्पॉन्स ऐसे चलेगा, ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड डाई आउट होता जाएगा, और ये इवेंचुअली जो भी आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है उस पे सेटल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया अंडर डैम्ड सिस्टम? जल्दी से बोलो भाई, अंडर डैम्ड सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब तीसरा होता है बेटा क्रिटिकली डैम्प्ड। हाँ ये आउटपुट का ग्राफ है भाई, आउटपुट का ग्राफ है। तीसरा होता है बेटा क्रिटिकली डैम्प्ड। इसके अंदर हम कहते हैं डैम्पिंग है, और डैम्पिंग एग्जैक्टली उतनी है बेटा जिससे कि ऑसिलेशन किल हो जाए। डैम्पिंग एग्जैक्टली उतनी है टू कंप्लीटली एलिमिनेट द ऑसिलेशन, ना उससे ज्यादा ना उससे आपका कम, समझे। तो डैम्पिंग इज एग्जैक्टली द सेम एज द रिक्वायर्ड, इसीलिए क्रिटिकल केस बोल रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, बॉर्डर पे एकदम। तो यहां पे क्या होता है कि आउटपुट ग्रेजुअली goes from initial value to steady state value. There are no oscillations अबाउट स्टेडी स्टेट वैल्यू। कायदे से तो मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, अचीव हम यही करने की कोशिश करते हैं, अचीव ना हम क्रिटिकल डैम्पिंग करने की कोशिश करते हैं, बट क्रिटिकल डैम्पिंग या परफेक्ट उतनी ही डैम्पिंग आना जितनी आपको रिक्वायर्ड है, वो प्रैक्टिकली फीजेबल सा नहीं लगता है। खुद सोच के देखो कि आप एग्जैक्टली बेटा सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिए जिसके अंदर एग्जैक्टली उतनी ही डैम्पिंग है, एग्जैक्टली उतनी ही डैम्पिंग है जितनी रिक्वायर्ड थी, ऐसा प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आउटपुट सेटल्स टू कांस्टेंट स्टेडी स्टेट वैल्यू, टू कांस्टेंट स्टेडी स्टेट वैल्यू in shortest possible time, ठीक है, shortest possible time। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं यार, जैसे नेटवर्क में ले लो आरएलसी सर्किट, ठीक है। आरएलसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब मैंने कह दिया मुझे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम चाहिए, आप उतना ही रेजिस्टेंस लगाइएगा जितने में क्रिटिकल डैम्पिंग आ जाए। अब भाई आपने जैसे तैसे जोड़ मरोड़ के कैसे भी हिसाब लगा के सही रेजिस्टेंस लगा दिया, बट जब करंट बहने लगा, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बदल गया, हो गया सब गड़बड़। समझ रहे हो, परफेक्टली जीटा को 1 मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। ये तो थ्योरेटिकल केस है, बट इतना हो नहीं सकता। अंडर डैम्ड के अंदर आपके पास एक रेंज था 0 से 1 तक, करेक्ट। 0.7 हो सकता है, 0.8, 0.5 हो सकता है, उस रेंज में लाई कर सकता है। लेकिन आप बोलो पिन पॉइंट करके एकदम 1 ही चाहिए, ना 1 से ज्यादा चाहिए ना मुझे 1 से कम चाहिए, बेटा वो तो नहीं हो पाएगा। अब यहां देखो इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा बनता है।
आपको पता है इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए स्टेडी स्टेट वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, यानी फाइनली जो आपका आउटपुट है दैट मस्ट सेटल डाउन टू द स्टेडी स्टेट वैल्यू दैट इज 0। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे आपका आउटपुट देखो पहले 0 से बढ़ता है, फिर ऐसे गिर के वापस 0 पे सेटल हो जाता है। पहले 0 पे बढ़ता है, 0 से बढ़ता है और फिर वापस 0 पे आकर के सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कहते हो, यहां पे आप चाहो तो सेटलिंग टाइम डिफाइन कर सकते हो कि भाई जहां तक इस ग्राफ का एरिया, देखो इस ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है ना वो होता है आपका 1, इसका टोटल एरिया है 1, तो आप सेटलिंग टाइम, जैसे कल आपने पढ़ा था ना 2% क्राइटेरिया बच्चों, तो आप सेटलिंग टाइम के बारे में क्या कह सकते हो कि अगर 0 से ts तक किया जाए तो आपको कितना मिलना चाहिए 0.98। यहां पे आप क्या लेके चल रहे हो मेरे बच्चों, यहां पे आप लेके चल रहे हो 2% एरर बैंड। करेक्ट, इस ग्राफ का टोटल एरिया 1 है, तो आप सेटलिंग टाइम कैसे डिफाइन करोगे कि जहां तक आपको 0.98 मिल जाए। अब अगर मेरे भाई आप स्टेप रिस्पॉन्स बनाते हो तो स्टेप रिस्पॉन्स का फंडा क्या होता है, अभी जैसे आपने स्टेप रिस्पॉन्स देखा था तो अंडर डैम्ड सिस्टम में उसके अबाउट आपको ऑसिलेशन नजर आ रहे थे। करेक्ट, अंडर डैम्ड सिस्टम में आपको उसके अबाउट ऑसिलेशन नजर आ रहे थे, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से ना ग्रेजुअली ग्रेजुअली चढ़ता है, जैसे कल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम चढ़ रहा था वैसे ही चढ़ता है, बट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये चढ़ता लेकिन वैसे ही है बेटा, ये चढ़ता वैसे ही है आपका। अब यहां पे अगर सेटलिंग टाइम की बात करनी है तो आप क्या कहोगे कि जहां पे आपका रिस्पॉन्स नाइन्टी 98% पे पहुंच जाए, अगर आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है तो जहां पे आपका रिस्पॉन्स 98% पे पहुंच जाए दैट विल बेसिकली बी योर सेटलिंग टाइम। करेक्ट, समझे भाई। तो अब पेंडुलम जो है ना तो ओवर डैम्ड हुआ ना क्रिटिकली डैम्ड हुआ, पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या था बताओ, अंडर डैम्ड था, क्योंकि जैसे ही आप डैम्पिंग जीटा 1 करते हो ना ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं। मेरा पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, इसका क्या मतलब है, वो अंडर डैम्ड था, जीवन भर ऑसिलेट करते रहता अनडैम्ड है, ऑसिलेट करते करते धीरे धीरे रुक गया अंडर डैम्ड है, ऑसिलेट ही नहीं करेगा तब क्रिटिकली डैम्ड या ओवर डैम्ड होगा। और यहां पे देखो रैंप रिस्पॉन्स अगर देखोगे तो रैंप रिस्पॉन्स में देखो फाइनली इसके पैरेलल आ गया, फाइनली आपके इनपुट के पैरेलल आ गया, और ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट में ये जो डिफरेंस आ रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस विल बी कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट एरर। क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट एरर, जो कि आपका डिजायर्ड वैल्यू और आपकी पर्टिकुलर वैल्यू में है। यहां पे फंडा क्या होता है, यहां पे हम कहते हैं स्लोप आ जाना चाहिए 0.98 यानी सेटलिंग टाइम पे। अभी देखो एक चीज मस्त वाली समझाता हूं, सेटलिंग टाइम पे आप क्या कह रहे हो, स्लोप आ जाना चाहिए 0.98। देखो क्या होता है, एरिया ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन करते हो क्या बनता है वो बताओ, स्टेप रिस्पॉन्स बनता है। स्लोप ऑफ रैंप रिस्पॉन्स, रैंप का डेरिवेटिव होता है स्टेप, तो ऐसे रैंप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, अगेन स्टेप रिस्पॉन्स। तो बेसिकली जो सेटलिंग टाइम का क्राइटेरिया ये है तो स्टेप रिस्पॉन्स पे ही ना, समझो बात को, सेटलिंग टाइम का जो क्राइटेरिया है, आप बोल रहे हो AUT इनपुट लगाया तो TS पे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो 0.98 A हो जाएगा।
ठीक है, स्टेप रिस्पॉन्स कितना आ जाएगा 0.98 टाइम्स। 0.98 टाइम्स आने का मतलब है एरिया इंपल्स रिस्पॉन्स का कितना आ जाना चाहिए 0.98। ये क्या हो जाना चाहिए एरिया ऑफ एच टी, या फिर ये क्या हो जाना चाहिए स्लोप ऑफ रैंप रिस्पॉन्स। अब समझे ये सेटलिंग टाइम का डेफिनेशन कैसे आ रहा है इंपल्स और रैंप रिस्पॉन्स में, बताओ। सेटलिंग टाइम का डेफिनेशन स्टेप रिस्पॉन्स से ही आ रहा है, बट इंपल्स के लिए स्टेप रिस्पॉन्स होता है इंटीग्रेशन और रैंप रिस्पॉन्स के लिए स्टेप रिस्पॉन्स होता है डिफरेंशिएशन। तो इंपल्स रिस्पॉन्स में एरिया की टर्म्स में डिफाइन कर दिया, रैंप रिस्पॉन्स में स्लोप की टर्म्स में डिफाइन कर दिया, बट इफेक्टिवली डिफाइन किसकी टर्म्स में कर रहे हो स्टेप रिस्पॉन्स। आप यही तो बोल रहे हो जब स्टेप रिस्पॉन्स मेरा 0.98 हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा सिस्टम सेटल हो चुका है, बट स्टेप रिस्पॉन्स एक्चुअली इंपल्स रिस्पॉन्स का एरिया है और रैंप रिस्पॉन्स का स्लोप है। इसीलिए यहां पे क्या बोला कि स्लोप हो जाना चाहिए 0.98a, यहां पे क्या बोला एरिया हो जाना चाहिए 0.98a। ठीक है, समझे? बताओ भाई। अब लास्ट केस पे आते हैं, जेटा ग्रेटर देन 1। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बंधु ओवर डैम्ड, यानी आपने फ्रिक्शन या लॉसेस जरूरत से अधिक दे दिए। जरूरत कितने की थी 1 तक की थी, आपने जरूरत से अधिक दे दिए बेटा, तो आप यहां पे क्या कह रहे हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग is increased above the minimum required value, above the minimum required value to end the oscillations, to end the oscillations। अब बेटा आपने डैम्पिंग बढ़ा दी, फ्रिक्शन बढ़ा दिया। मान लो यार देखो, हम ये जानते हैं हमारे चलने के लिए फर्श में फ्रिक्शन होना जरूरी है। रिस्पॉन्स को यूनिट स्टेप से कंपेयर करके क्यों दे रहे हैं बेटा? सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, ये सब यूनिट स्टेप में ही ऑब्जर्वेबल होता है, इसी ग्राफ में ही तो ऑब्जर्वेबल होता है। कल नहीं देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रिस्पॉन्स के ग्राफ में ही देखे थे हम सेटलिंग टाइम। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सारे टाइमिंग पैरामीटर्स की डेफिनेशन स्टेप रिस्पॉन्स में होती है। इंपल्स और रैंप रिस्पॉन्स के लिए उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं या उसको रैंप स्टेप रिस्पॉन्स से जोड़ के उनको डिफाइन करते हैं। समझे? डिफाइन जो आपके पैरामीटर्स हैं वो देखे सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स में ही जा सकते हैं, प्रैक्टिकली वही ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, कि जब आपका कांस्टेंट इनपुट लगा रहे हो तो उसी पे तो सेटल होगा। इंपल्स में तो आपने इनपुट लगाया ही नहीं, लगा के हटा दिया। रैंप में इनपुट बढ़ते जा रहा है तो सिस्टम का सेटलिंग कहां से देख लोगे बताओ? सिस्टम का सेटलमेंट देख पाओगे क्या? लेकिन जब आपने फ्लैट इनपुट लगाया, सोचो जब आपने फ्लैट इनपुट लगाया आपको आउटपुट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो आउटपुट जब इस इनपुट को टच करने लगेगा तो समझ जाएंगे सेटल हो गया। आउटपुट जब ग्रो कर रहा है तो समझ रहे हैं राइज कर रहा है। बट ये सारी चीजें प्रैक्टिकली एक बार खुद अपने से फील करके देखो, ये तभी तो समझ में आएंगी जब कांस्टेंट इनपुट लगाओगे। अगर आप इनपुट ही बढ़ाते जा रहे हो तो कभी भी सेटल कैसे होगा बताओ? सेटल हो ही नहीं पाएगा, आउटपुट बढ़ता ही जाएगा। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे हमें पता है यार फर्श पे चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, लेकिन कहीं पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो हम बहुत अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में यू विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो इसीलिए जहां पे आप ओवर डैम्पिंग कर दियो, यहां पे सिस्टम की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाता है स्पीड ऑफ सिस्टम इज लेसर as compared to critically damped system, as compared to critically damped system। सिस्टम आपका धीमे हो गया है, समझ में आई ये बात? सिस्टम आपका स्लो डाउन हो गया है when you have used an over damped system। ओवर डैम्ड सिस्टम यूज करने से सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। और ये जो सोनू का डाउट था ये सबको क्लियर हुआ भाई? बताओ सोनू वाला डाउट सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बोलो कि हम जो है स्टेप रिस्पॉन्स से ही क्यों टाइमिंग पैरामीटर देखते हैं, डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम,
सब कुछ स्टेप रिस्पॉन्स से ही क्यों देखते हैं। अब देखो इसकी भी जो शेप आती है ना बच्चों, शेप आपकी सेम एज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम आती है। बस फर्क पता है क्या होता है, मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखाता हूं। देखो फर्क ये होता है, अगर ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है, ये क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, माने जीटा इज इक्वल टू 1, तो जो आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा वो ऐसे स्लो होगा, ये ओवर डैम्प्ड होगा, जीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो इससे स्लो हो जाएगा क्योंकि वहां फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, ना तो इसके जितना ऊंचा जा पाएगा और ना ही इसके जितनी जल्दी सेटल हो पाएगा, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा आपका इंक्रीज कर गया है। अब स्टेप रिस्पॉन्स की अगर बात करें भाई, स्टेप रिस्पॉन्स की अगर बात करें, क्या होता है ना, जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होते हैं तेज चलते हैं ओवर डैम्प्ड के मुकाबले। ये जैसे देखो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया, ठीक है। अब अगर आप ओवर डैम्प्ड लगाते हो ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी स्पीड जो होती है आपकी स्लो होती है एज कंपेयर टू योर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, उसकी स्पीड आपकी स्लो होती है एज कंपेयर टू द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। बेटा ग्रो करने की स्पीड स्लो होती है ना क्रिटिकली डैम्प्ड के अंदर, क्या होता है, और ओवर डैम्प्ड में तो रौनक भाई ऑसिलेशन आएंगे ही नहीं ना, ओवर डैम्प्ड में ना क्रिटिकली डैम्प्ड में। बट ओवर डैम्प्ड में क्या होता है, वो मूव ही धीरे 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 करता है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना। आप ऐसे सोचो, जब आप चल रहे हो किसी फर्श पे, तो मेरे बच्चों अगर आप ओवर डैम्प्ड होगा यानी फर्श पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो आप चलोगे ही स्लो ना, ओवरऑल सिस्टम ही आपका स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, जैसे यहां दिखा रखा है कि आपने अगर यहां पे देखना है 0.98 ए कहां पे पहुंच रहा है, तो ये आपका सेटलिंग टाइम हो जाएगा जहां पे 0.98 ए पहुंचे। यहां पे स्लोप कितना होना चाहिए बेटा, स्लोप होना चाहिए 0.98 ए। भाई मैंने आपको लॉजिक बताया ना, स्लोप होना चाहिए 0.98 ए, और यहां पे क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 0.98 ए। लॉजिक क्लियर है ना इसका, बताओ लॉजिक क्लियर है ना। तो रौनक भाई आप पेंडुलम की तो तुलना कर ही नहीं सकते ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड से। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उसका मतलब यही है कि दैट इट इज अंडर डैम्ड। अब आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डैम्पिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डैम्पिंग। अब देखिए, इफ जीटा इज नेगेटिव, द पोल ऑफ द सिस्टम, the pole of system lies in right half plane। ठीक है, पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया, therefore system becomes unstable। अब जब सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सिस्टम अनस्टेबल होने का बेटा बेसिक सा मतलब ये होता है that even if the input is bounded, even if the input is bounded, bounded माने that is does not become infinity। अगर भले ही आपका इनपुट बाउंडेड है, the output is unbounded, the output is unbounded। भले ही आपका सिस्टम का इनपुट बाउंडेड होगा, लेकिन पोल राइट हाफ में जाने की वजह से आउटपुट आपका अनबाउंडेड हो गया। अब जैसे अंडर डैम्प्ड सिस्टम में देखें क्या होता है, अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम में आपने मान लो स्टेप इनपुट लगाया, स्टेप इनपुट तो बाउंडेड होता है ना, समझ रहे हो बाउंडेड का मतलब, स्टेप इनपुट बाउंडेड होने का क्या मतलब है सर, कि उसका हाइट जो है फिक्स होता है, उसका हाइट मैक्सिमम कितना होता है, ए जो ये हाइट है बेटा ये फिक्स है ना। बाउंडेड का मतलब होता है उसकी हाइट फाइनाइट होनी चाहिए, वो ऐसा ना हो कि इंफिनिटी तक पहुंच जाए, उसे बाउंडेड कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है,
यहां पे क्या होता है कि आपका जो फंक्शन आएगा वो इस तरीके से ग्रो करता जाएगा। तो जो आपका फंक्शन आएगा ना वो चालू भले ही 0 से होगा, बट ग्रेजुअली देखो उसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। जैसे अंडर डैम्प्ड सिस्टम आपने देखा था, वहां पे क्या हुआ था, ऑसिलेशंस एक्सपोनेंशियली डीके कर रही थी। यहां पे नेगेटिव डैम्पिंग के केस में क्या होगा, ऑसिलेशंस या ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली ग्रोज। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है ना वो डीके करने की जगह एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोज। ठीक है, पहले डीके कर रहा था, अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। नेगेटिव डैम्पिंग का यही मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है, और क्या। प्रैक्टिकली नेगेटिव डैम्पिंग थोड़ी ना दिख सकती है। नॉन कॉजल क्यों होगा, अभी ऐसा क्यों लगा बेटा अचानक से नॉन कॉजल हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया कंट्रोल सिस्टम में तो सारे ही कॉजल होते हैं, कभी नॉन कॉजल एंटी कॉजल लेते ही नहीं। नॉन कॉजल का मतलब ये होता है कि इनपुट से पहले आउटपुट आ गया, बिना इनपुट के आउटपुट आने लग गया। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या कभी। अब नेगेटिव क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, अगर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है यानी जीटा -1 हो जाए, 1 की जगह -1 हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको अनस्टेबल सिस्टम्स दिखेंगे नहीं बेटा। क्यों नहीं दिखेंगे सर, बेटा अगर अनस्टेबल है तो उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना। अनस्टेबल सिस्टम को चलाता कौन रहेगा बताओ, किसमें इतनी बुद्धि है। बेटा ये स्टेप रिस्पॉन्स का केस है ना, जब भी तो मैंने स्टेडी स्टेट वैल्यू ए दिखाई है। खुद सोचो, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स होता तो मैं 0 के अबाउट ऑसिलेशन बनाता ना, 1 के या ए के अबाउट थोड़ी। भाई नेगेटिव डैम्पिंग अनस्टेबल सिस्टम है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे होगा बताओ। कोई बेवकूफ है क्या कि अनस्टेबल सिस्टम को चलाते रहेगा। ये सिस्टम बर्बाद कर रहा है, चलता चला जा रहा है, डैमेज होने वाला है और वो उसको हम चला रहे हैं। भाई अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता चला गया तो एक समय बाद तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा। अगर आपके पेंडुलम की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाए ना, थोड़ी देर बाद रस्सी तोड़ के भाग जाएगा वो। तो प्रैक्टिकली अनस्टेबल सिस्टम्स आपके नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब वहीं अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम की बात करोगे तो इसका भी रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प्ड जैसा आता है, बट आपको क्या पता है, दिस इज स्लोअर। बट नेगेटिव डैम्पिंग के केस में ना ये तेज हो जाएगा। नेगेटिव डैम्पिंग के केस में एक्सपोनेंशियली और तेजी से बढ़ेगा। तो शेप इसका वैसा ही आता है, बट नेगेटिव डैम्पिंग के केस में ना ये फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू क्रिटिकली डैम्प्ड। ये और तेजी से बढ़ने लगता है, ये और तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपने इनपुट पे तो कांस्टेंट ए ही लगाया था, बाउंडेड लगाया था, बट आउटपुट आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, आउटपुट आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव डैम्पिंग, यानी जहां पे आपका पोल राइट हाफ में चला गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट कैसा हो गया, अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि क्या क्या होता है, ये आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर डाल सकते हो कि भाई किस टाइप से अलग अलग डैम्पिंग पे रिस्पॉन्स नजर आता है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, टाइम कांस्टेंट मांग रहा है आपसे, यहां पे आपको पोल्स दे रखे हैं भाई, ये जो है ना ये J2 है और ये -J2 है। टाइम कांस्टेंट मांग रहा है, ये वाला देखो मैं बताता हूं। हाँ, नेगेटिव वाले सारे अनस्टेबल होंगे, शुरू में तो लिखवाया मैंने। नेगेटिव डैम्पिंग की वजह से पोल राइट हाफ में चला गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। हाँ भाई, यहां पे देखिए क्या है, ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, ये हाइट हमें दिखा रखी है 2, तो ये हमारा बेस कितना होगा, इसको मान लो x। तो हम कहते हैं 2/x परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, तो x आ गया 2/√3। अब जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम कांस्टेंट जो होता है वो 1/x होता है, इसको हम बोलते हैं 1/रियल पार्ट ऑफ पोल्स। टाउ जो होता है ना, टाउ इज बेसिकली 1/मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो पोल का रियल पार्ट माने कौन सा, उसका x कोऑर्डिनेट।
तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड लेना होता है। ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा जब अंडर डैम्ड सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुन लो रौनक भाई, आगे मैं लिखवाऊंगा जब अंडर डैम्ड सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखो, अगर आपको पोल का रियल पार्ट पता है तो 1 द रियल पार्ट, मॉड ऑफ रियल पार्ट इज कॉल्ड एज योर टाइम कांस्टेंट। अब ये बताओ ये सिस्टम कैसा है भाई, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, बताओ जीटा निकालो इस सिस्टम का, स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करके जीटा निकाल के बताओ मुझे कैसा है। जल्दी से बताओ भाई। आया आंसर? सी, देखे भाई, ये जो टर्म होती है ये क्या होती है आपकी ओमेगा एन स्क्वायर, ये 100 हो गई, जिसका मतलब ओमेगा एन हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो एस का कोएफिशिएंट होता है ये होता है 2 जीटा ओमेगा एन विच इज गिवन एज 20। तो जीटा इज 20 बाय 2 इंटू 10, दैट इज 1। तो ये क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। अभी मैंने दिखाया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम के पोल्स कैसे थे। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ये मैंने कल बताया था ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, दीज आर द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा ये कैसे थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये कैसे आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं ना, मिरर इमेज अबाउट द रियल एक्सिस, दीज आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये अगले लेक्चर में मैं बात भी करूंगा पोल्स के लोकेशन पे, ठीक है, जो अभी अगला सेशन होगा ना उसमें बात करेंगे इस पे। ये देखिएगा, अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब बोल रहा है के कितना होना चाहिए जिससे डैम्पिंग रेशियो 0.25 आ जाए। के का वैल्यू मांग रहा है जिससे डैम्पिंग रेशियो 0.25 आ जाए। करिए जरा, क्या दे रखा है, 400 400 आ रहा है। चलो देखें, अब ट्रांसफर फंक्शन जब आप निकालोगे यूनिटी फीडबैक का, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो ये के क्या हो गया बेटा, ओमेगा एन का स्क्वायर, यानी ओमेगा एन हो गया रूट के, और फिर 2 जीटा ओमेगा एन कितना हो गया, 10 हो गया, जिसका मतलब है जीटा कितना आ गया, 10 बाय 2 रूट के 5 बाय रूट के, जिसकी वैल्यू इसने बोली है 0.25। तो के आ गया आपका 400। ठीक है, के आ गया आपका 400। ठीक है भाई, चल
अब लास्ट क्वेश्चन भाई, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन इफ द सिस्टम बिकम्स क्रिटिकली डैम्ड, तो के कितना होगा? अगर सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्ड है तो के कितना होगा? राकेश भाई कह रहे हैं 5, बाकी लोग बताओ। $25.25। चलो देखें, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा भाई? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो यहां पे के फिर से हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर, जिसका मतलब ओमेगा एन हो जाएगा रूट के, और फिर होगा 2 जीटा ओमेगा एन इज बेसिकली 1। अब अगर बेटा ये क्रिटिकली डैम्ड है तो 1 होगा ना, क्रिटिकली डैम्ड है तो ये 1 होगा, तो रूट के इज हाफ विच मीन्स के इज 1/4 यानी 0.25। कितना? 0.25। ठीक है, तो आंसर विल बी 0.25। तो आज मैंने देखो इस लेक्चर में ना आपको बेसिक बता दिया ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड का। इसका असाइनमेंट लगा लेना। अगले लेक्चर में और इन सिस्टम्स पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे, माने लेयर बाय लेयर सीखेंगे। अभी हम बस ये समझे हैं इन सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, इन सिस्टम्स का रिस्पॉन्स कैसा नजर आता है, तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम समझे हैं। अब हम इसका और मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो मिलते